स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरभ नामदेव। आज के आने का मेन मोटिव हमारा जो ये है कि पेपर थर्ड में जो बायोलॉजी का सेगमेंट है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो हैं उनसे संबंधित शॉर्ट में लेकिन हाँ बहुत काम के जो वीडियोस हैं उनको प्रेषित करने का मेन एम है या मकसद है। इसी परंपरा में हम सबसे पहले आज जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे या जिसकी बारीकियों को समझेंगे वो होगा जैविक खेती। तो जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के कितने पिलर होते हैं, जैविक खेती क्यों जरूरी होती है, जैविक खेती को वर्तमान समय में सरकारें क्यों प्रमोट कर रही हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैविक खेती के बारे में। जब भी हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान दुनिया का वो सबसे पहला देश है जिसने पूरे विश्व को खेती करने का ये नया और विविध आयामी तरीका जो जैविक खेती है वो पूरी दुनिया को सिखाया था। जब से हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, लोग हमेशा जैविक खेती के तरीके से ही खेती करते आ रहे थे, परंतु बीच में न जाने किसकी नज़र लगी जैविक खेती को कि कुछ समय के लिए इंडिया में जैविक खेती जो है वो होनी मानो थम सी गई और उसकी जगह पर ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति ने ले ली। परंतु यथासंभव कुछ समय के बाद हरित क्रांति के लगातार नकारात्मक प्रभाव खेती पर देखने को मिले, जिस वजह से फिर से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को छोड़कर फिर से हरित क्रांति की ओर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा क्या था हरित क्रांति में जिस वजह से फार्मर्स ने या किसानों ने हरित क्रांति को छोड़ना स्टार्ट किया और फिर से जैविक खेती को अपनाना शुरू किया? ऐसी क्या वजहें हैं जिस वजह से स्थानीय सरकारों ने भी समय समय पर अपने किसानों को जैविक खेती के फायदे, जैविक खेती किस तरह से की जाए, जैविक खेती में किस तरह से माइलस्टोन स्थापित किए जाएं, इस संदर्भ में यथासंभव प्रयास किए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैविक खेती जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल में जब से हिंदुस्तान में कृषि आरंभ हुई है, कृषि का प्रकार जैविक खेती ही दरअसल में चलता आ रहा था, लेकिन ये परंपरा जो है हिंदुस्तान में तब तक चली जब तक हरित क्रांति नहीं आती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है 1966 से, तो हरित क्रांति ने जब से एंट्री ली तो हरित क्रांति के कारण कुछ समय के लिए मानो जैविक खेती रुक सी गई या जैविक खेती को किसानों ने प्रोत्साहन नहीं दिया। हरित क्रांति जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कुछ समय के बाद हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव आते गए और फाइनली में 1984 के बाद स्थानीय सरकारों स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे भारत को ये स्पेशल स्टेटमेंट देकर बोला कि जैविक खेती जो है वही सही है, हरित क्रांति जो है वो रसायन युक्त खेती हमारे पर्यावरण, हमारी मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव वाली है, जिस वजह से हम हरित क्रांति को छोड़कर 1984 के बाद से फिर से जैविक खेती को अपनाने लग गए हैं। अब सवाल होता है कि जैविक खेती में ऐसा क्या होता है और हरित क्रांति से जैविक खेती का कंपैरिजन हमेशा क्यों किया जाता है, तो समझने की कोशिश करिए। साल 1966-67 में जब हरित क्रांति ने भारत में इंट्रोडक्शन लिया या भारत में एंट्री ली, तो फिर हरित क्रांति के प्रयोग से भारतीय कृषि में पहली बार रसायनों का उपयोग होना शुरू हुआ। मतलब भारतीय कृषि में पहली बार रसायन जो हैं वो हरित क्रांति से ही इंट्रोड्यूस हुए। अब यहाँ रसायन का मतलब होता है रासायनिक उर्वरक। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, रासायनिक उर्वरक के उदाहरणों में आता है यूरिया और डीएपी। तो इसका यूज सबसे पहली बार भारतीय किसानों ने हरित क्रांति के बाद से शुरू किया। इसके जस्ट बाद आता है रासायनिक कीटनाशी, जिसमें आप डीडीटी का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे।
तो डीडीटी रासायनिक कीटनाशी है जिसके प्रयोग से कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे कीट या पेस्ट जो हैं वो कंट्रोल हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया डीडीटी के नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो सॉइल पर भी देखने को मिले और सॉइल से होते हुए, ग्रेन से होते हुए हमारे शरीर पर भी डीडीटी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिले। इसलिए स्थानीय सरकार स्पेशली पंजाब ने साल 1984 में डीडीटी पर साफ साफ बैन लगा दिया। इसी तरह से रासायनिक कवकनाशी, कवकनाशी दरअसल में वे फॉर्मुलेशंस होते हैं जो खेतों पर उगी हुई कवकों को नष्ट करते हैं और इसमें आपने हमेशा बोर्डो मिक्सचर का नाम सुना होगा। तो बोर्डो मिक्सचर या मर्क्यूरिक क्लोराइड मिक्सचर या मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये दो रासायनिक कवकनाशी हैं। और नंबर 4 पर आता है रासायनिक खरपतवारनाशी। तो रासायनिक खरपतवारनाशी मतलब खरपतवार हम उन्हें कहते हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम क्रॉप के साथ में अनवांटेड क्रॉप्स आ जाती हैं, हमारे मेन फसलों के साथ अवांछित पौधे आ जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आइसोप्रूटरॉन, ये आपने नाम सुना होगा, धान के खेत में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। तो आइसोप्रूटरॉन को हम यूज करते हैं। मतलब कहने का हुआ ये कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में पहली बार रसायनों का इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये जितने भी रसायन आप देख रहे हैं, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, जैसे मैं आपको यदि बताऊं कि 4 रसायनों में मैंने आपको बताया रासायनिक उर्वरक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक कीटनाशक मतलब डीडीटी, रासायनिक खरपतवारनाशी आइसोप्रूटरॉन और नंबर 4 बोर्डो मिक्सचर या मर्क्यूरिक क्लोराइड रासायनिक कवकनाशी। तो हरित क्रांति में सबसे पहली बार रसायनों का उपयोग हुआ और रसायनों के उपयोग से नो डाउट खेती को फायदा तो हुआ, लेकिन चूंकि जो रसायन होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं सॉरी, तो जो रसायन होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं और टॉक्सिक नेचर के होने के कारण जो रसायन हैं उन्होंने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव दिखाने शुरू किए, रसायनों ने मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव दिखाने शुरू किए और रसायनों ने मृदा पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाने शुरू किए। और स्पेशली हरित क्रांति के दौरान यूज हुए रसायनों ने सबसे बड़ा दोष जो रोपण किया भारतीय कृषि पर, तो मृदा की सबसे महत्वपूर्ण गुण उर्वरक क्षमता या फर्टिलिटी को धीरे धीरे कमतर करना स्टार्ट किया। अगर मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी तो फिर न तो किसान किसी काम के रह जाएंगे और न तो उनके खेत। कहने का सीधा सा मतलब है कि हरित क्रांति में रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती गई। जिन खेतों में ज्यादातर रसायनों को यूज किया गया वो खेत टोटल राजस्थान की सॉइल मतलब डेजर्ट में तब्दील होते गए। बस इसी चीज को रोकने के लिए हमको लाना पड़ा रसायन विहीन खेती मतलब जैविक खेती। तो अगर आपसे अब कभी पूछा जाए कि जैविक खेती क्या है, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। खेती की वह परंपरा जो शुरुआत से सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन फार्मिंग है, जैविक खेती, ऐसी खेती जिस खेती में रसायनों का उपयोग वर्जित होता है, मतलब या फिर रसायनों का उपयोग वर्जित है मतलब आप रसायनों का उपयोग ना करें, या अगर करना भी है तो कम से कम तर उपयोग करें। जितना कम यूरिया, जितना कम डीएपी, जितना कम डीडीटी, जितना कम बोर्डो मिक्सचर, जितना कम आइसोप्रोट्रॉन। मतलब खेती की वह परंपरा जो इंडियन सिस्टम में पहले से विकसित थी, उसमें यदि हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं, कम से कम रसायनों का उपयोग करते हैं और उसके स्थान पर, रसायनों के स्थान पर हम यदि जैविक खाद इस्तेमाल करें, रसायनों के स्थान पर यदि हम जैविक कीटनाशी इस्तेमाल करें, जिनको हम जैविक पीड़कनाशी भी कहते हैं, रसायनों के स्थान पर यदि हम जैव खरपतवारनाशी यूज करें और इस तरह से रसायनों के स्थान पर हम यदि जैव कवकनाशी यदि यूज करते हैं, तो जो ये मैंने 4 वर्ड लिखे हैं
कि जैविक खेती में जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैव खरपतवारनाशी और जैविक कवकनाशी का यदि यूज किया जाता है तो ऐसी खेती जैविक खेती कहलाती है। और ऐसी खेती से पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी खेती से मानव स्वास्थ्य में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, और ऐसी खेती से मतलब जिसमें ये 4 माइलस्टोन होते हैं, इनके कारण मृदा की उर्वरक क्षमता घटती नहीं अपितु उन्नतोदर जो है वो वृद्धि करती जाती है, मतलब लगातार बढ़ती जाती है। तो यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन मीन्स में आएगा कि 3 मार्कर में जैविक खेती, तो नो डाउट हमारा आंसर यहां से स्टार्ट होगा। मैं इसको बहुत आराम से इत्मीनान से आपको बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे इंडियन सिस्टम में हमारे पूर्वज लोग जो हैं वो शुरुआत से इसी खेती को या इसी पद्धति को करते आ रहे हैं। मतलब जैविक खेती का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना हिंदुस्तान में खेती का इतिहास है। इस खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है रसायनों का मतलब मैंने अभी भी आपको समझाया, यूरिया, डीएपी, डीडीटी, है ना, बोडो मिक्सचर, आइसोप्यूट्रॉन, मतलब रसायनों का उपयोग ना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम भी उपयोग आप कर रहे हैं तो भी चल सकता है। तो रसायनों का कम से कम उपयोग करेंगे अगर आप, तो जो भूमि की उर्वरक क्षमता है, जो भूमि की फर्टिलिटी है, वो हमेशा बनी रहेगी। और अगर भूमि की फर्टिलिटी आपको बनाए रखना है तो फिर आपको ये कुछ तरीके अपनाने होंगे, जैसे फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन करना होगा, ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद जो है उसको यूज करना होगा, जैविक खाद भी आपको यूज करनी होगी, जैसा कि आपने सुना होगा कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ये जैविक खाद के अंतर्गत ही आते हैं। इसी तरह से जैविक कीटनाशी और जैविक कवकनाशी का आप उपयोग करके जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब जैविक कृषि के जो महत्वपूर्ण पिलर हैं या महत्वपूर्ण जो संसाधन हैं जिनके दम पर जैविक खेती की जाती है वो यही है: क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफंगिसाइड्स। तो अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको जैविक कवकनाशियों के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। जैविक कवकनाशी दरअसल में वर्ड से ही हमको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे जैविक कवकनाशी आपको बताना है तो सबसे पहले मुझे आपको कीड़कनाशी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हमको सबसे पहले बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में आपको बताना है, मतलब जैविक पीड़कनाशी या जैविक कीटनाशी के बारे में यदि मेरे को आपको बताना है, तो सबसे पहले मुझे आपको रासायनिक कीटनाशी के बारे में बताना होगा। तो आपने कभी ना कभी ये स्टेटमेंट सुना होगा कि जो डीडीटी है वो एक रासायनिक कीटनाशक है, और डीडीटी के हार्मफुल उपयोग के बाद डीडीटी के सब्स्टिट्यूट के रूप में आया बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब गैमेक्सिन। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो डीडीटी है और जो बीएचसी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखिएगा ये रासायनिक कीटनाशी है। इनके उपयोग से खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीट मर जाते थे, लेकिन चूंकि डीडीटी और मर्क्यूरिक माफी चाहता हूं बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, और टॉक्सिक नेचर के होने के कारण सॉइल को भी टॉक्सिन कर देते हैं, और ह्यूमन की बॉडी में जब ग्रीन्स पहुंचता है तो उसमें भी डीडीटी के कुछ अंश थे, जिस वजह से यह जरूरत समझी गई कि डीडीटी और बीएचसी मतलब रासायनिक कीटनाशियों का उपयोग खेती में नहीं किया जा सकता, नहीं तो पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो फिर रासायनिक कीटनाशियों का विकल्प लाया गया बायोपेस्टिसाइड मतलब जैविक कीटनाशी। तो ये जैविक कीटनाशी क्या है? सबसे पहले अगर मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि अगर कभी भी आपको जैविक कीटनाशी के बारे में बताना है तो हम इसी वर्डिंग से जैविक कीटनाशी से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप समझिए, सबसे पहले जब भी लाइफ में आप ये वर्ड देखते हैं बायो का मतलब होता है सजीव, और सजीव का मतलब होता है या तो पादप, जैसे पादप सजीव होते हैं, जीसी बोस साहब ने बताया था जिन्होंने कैस्कोग्राफ बनाया। एनिमल
मतलब जंतु सजीव होते हैं, ये अरस्तु ने सबसे पहले बात बताई। लेकिन सजीवों की जो तीसरी कैटेगरी है या सजीवों के जो तीसरे एग्जाम्पल हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगई, ये सारी चीजें आती हैं। तो जब भी हम जैविक खेती की बात करते हैं और जैविक खेती में हम सूक्ष्म जीवों को टारगेट करते हैं, मतलब कहने का है कि जब भी ये जैविक खेती में बायो वर्ड आएगा या जैव वर्ड आएगा या जैविक वर्ड आएगा तो इस चीज का इशारा सूक्ष्म जीवों की तरफ होगा। तो जब सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नेमाटोड्स का उपयोग करके हम खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा। इस इमेज में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया है मतलब जीवाणु, ये वायरस है मतलब विषाणु, ये कवक है, ये नेमेटोड्स हैं, मतलब ये सभी के सभी जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सूक्ष्म जीव। तो जब सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके खेती को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्थोपोड्स या इंसेक्ट को या कीड़ों को आप नष्ट करते हैं, तो फिर वे जो सजीव हैं जिनके जरिए आप एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मार रहे हैं, तो फिर ये सजीव जो हैं ये बायोपेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, या इन सजीवों को फिर हम जैविक कीटनाशक या जैव पीड़कनाशी भी कहते हैं। अब अपन चलते हैं डेफिनेशंस पे। सो डेफिनेशंस में बिल्कुल सिंपल सी बात बोली गई है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जब सूक्ष्म जीवों जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नेमेटोड्स, ये सारे के सारे, इनको हम यूज करते हैं एक चीज को किल करने के लिए, मारने के लिए, और वो जो चीज है वो एग्रीकल्चर में हार्म पहुंचाती है। तो एग्रीकल्चर सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं इंसेक्ट, मतलब कीट, जैसे कि इस इमेज में आप ये चीज देख रहे होंगे। तो जब सजीवों का उपयोग करके कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारा जाता है तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जैविक खेती, और जैविक खेती में उपयोग होने वाले जो ये सूक्ष्म जीव हैं इनको बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इस बार एमपीपीएससी मेंस ने इसी क्वेश्चन को टारगेट किया था कि 3 जैविक कीटनाशियों के उदाहरण बताइए या 3 बायोपेस्टिसाइड्स के उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले जब हम सजीवों का उपयोग करके कीटों को मारते हैं तो वो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इस कैटेगरी में जो नंबर 1 पोजीशन पर आता है वो है एक बैक्टीरिया, नाम है बेसिलस थुरिनजेंसिस। और बेसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया जो है वो एक कीट होता है, एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं बोलवर्म, जिसको कहते हैं सुंडी, इसको नष्ट करता है या इसको समाप्त करता है। अब ये जो कीट है ये पनपता किस पर है? तो आपने कभी ना कभी ये चीज जरूर सुनी होगी, कपास और आपने बैंगन के बारे में जरूर सुना होगा। मतलब कॉटन और ब्रिंजल का जो प्लांट्स होता है उन पर ये जो इंसेक्ट है बोलवर्म, जिसको रूरल लैंग्वेज में या गांव की भाषा में सुंडी कहते हैं, ये अटैक करता है। और जनरली अगर कॉटन के प्लांट में या कपास के प्लांट में कोई चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है कॉटन बॉल्स, क्योंकि उसी के अंदर से तो हमको सेलुलोज फाइबर मिलते हैं। अब आप इमेज में देख सकते हो, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कॉटन बॉल के अंदर एंटर हो जाता है ये दिखने वाला सुंडी, मतलब बोलवर्म, और फसल को खाकर उसे नुकसान पहुंचाता है। तो बस हम क्या करेंगे, हम कृषि केंद्र या एग्रो फार्म जाएंगे और बेसिलस थुरिनजेंसिस के ग्रेन्यूल्स जो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं वो हम लेकर आएंगे, पानी में डालकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जो फॉर्मुलेशन बन जाएगा सस्पेंशन का, और फिर इस सस्पेंशन को हम कपास और बैंगन वाली फसलों के ऊपर छिड़क देंगे। जैसे ही कपास और बैंगन की फसलों के ऊपर बेसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु का सस्पेंशन छिड़क जाएगा तो फिर जैसे ही ये जो चीज है बोलवर्म ये खाने आएगी,
और जैसे ही ये चीज जो है वो खाने आएगी तो सुंडी के अंदर बैसिलस थुरिनजेंसिस के स्पोर जाएंगे और सुंडी या बोलवर्म की जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो दरअसल में रफ्चर हो जाएगी और जैसे ही ये ट्रैक रफ्चर होगी ये कीट जो है वो मर जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि जब सजीव बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु का उपयोग करके आपने बोलवर्म सुंडी कीट को मारा तो ये चीज जो है, ये बैक्टीरिया जो है, ये जैविक कीटनाशी की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से एक और बैक्टीरिया है हमारे पास जिसका नाम है बैसिलस स्पाइरिकस, शॉर्ट में बीएस कहते हैं। बैसिलस स्पाइरिकस बैक्टीरिया को यदि हम प्लांट्स के ऊपर छिड़कते हैं तो इसके छिड़काव से जो मच्छरों की दो सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है जिसको कहते हैं क्यूलेक्स, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये क्यूलेक्स मच्छर, और जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, तो ये दो के दो जो मच्छर हैं जो कि इंसेक्टा या कीट की कैटेगरी में आते हैं, ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो फिर स्टोरी वही है कि जब सजीव बैक्टीरिया का उपयोग करके आप इंसेक्ट को नष्ट करते हैं तो जो भी सजीव है वो बायोपेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से दूसरा जो बायोपेस्टिसाइड्स है, दूसरा जो जैविक कीटनाशी है, वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस स्पाइरिकस। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वायरस है। नंबर 1 और नंबर 2 पे आपने जो एग्जाम्पल देखे वो दोनों बैक्टीरिया के थे, लेकिन अब जो तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वो कोई बैक्टीरिया नहीं बल्कि वो है वायरस, और नाम उसका है बैकुलो वायरस। और बैकुलो वायरस का उपयोग एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है किसानों के जरिए। बैकुलो वायरस में होता यह है कि बैकुलो वायरस पाउडर के फॉर्म पे हमको कृषि केंद्रों में मिल जाता है, हम उसको पानी में डाल देते हैं। जैसे ही हम उसको पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद जो फॉर्मुलेशन तैयार होता है उसका छिड़काव जब हम करते हैं किसी भी प्लांट को बचाने के लिए, तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये मान लीजिए एक इंसेक्ट है, ये एक कीड़ा है। ये इंसेक्ट जब फसल को खाने के लिए आ रहा है, मान लो लीफ को खाने के लिए आ रहा है या पत्तियों को खाने के लिए आ रहा है, तो जो ये वायरस के ग्रेन्यूल्स हैं जिनको आपने छिड़का था फसल के ऊपर, अगर इस कीड़े के अंदर ये वायरस चले जाते हैं, क्योंकि कीड़ा जब फसल को खाएगा तो निश्चित रूप में एक आध वायरस जो है पाउडर फॉर्म में वो अंदर चले जाएंगे। तो सेम वही स्टोरी होगी जो बुलवर्म के साथ हुई थी। जैसे बुलवर्म ने कॉटन सीड को खाया था तो इस तरह से बैसिलस थुरिनजेंसिस के जो स्पोर हैं वो इस बुलवर्म के अंदर चले गए थे और उसकी गट को रफ्चर कर दिया था। सेम ऐसे यहाँ भी होगा कि जो भी हानिकारक ऑर्थोपोड्स होते हैं, जो भी हानिकारक कीड़े होते हैं, वो जब भी खाते हैं बैकुलो वायरस पाउडर को तो बैकुलो वायरस उनके अंदर जाकर बेसिक पीएच रिलीज करता है, जिस वजह से जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो कीटों की नष्ट हो जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब सजीवों का उपयोग करके दो बैक्टीरिया और एक वायरस, इन सजीवों का उपयोग करके एग्रीकल्चर को हार्म पहुंचाने वाले इंसेक्ट को नष्ट करते हैं तो ये बायोपेस्टिसाइड्स है। अब एक कैटेगरी होती है जिसको आपने हमेशा सुना होगा, बायोफंगिसाइड। तो यदि आपको बायोफंगिसाइड पढ़ना है तो पहले आपको पढ़ना होगा रासायनिक कवकनाशी, मतलब आपको सबसे पहले केमिकल फंगिसाइड के बारे में पढ़ना होगा। तो केमिकल फंगिसाइड का मतलब होता है कि आपने खेतों में अक्सर करके देखा होगा कि खेतों की जो मेड़ होती है, ये जो आपको दिख रही होगी, ये खेतों की जो मेड़ होती है जनरली जिस पर आदमी चलता है, इसी खेतों की मेड़ के बाजू से ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इस तरह से जो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, तो खेतों की मेढ़ों के बाजू से बहुत सारी फंगस का जमाव हो जाता है और फिर ये फंगस जो मेन क्रॉप होती है उसका न्यूट्रिशन लेने की पूरी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये जो फंगस है इसको हमको क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये फंगस, और फंगस छोटे 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 स्पोर से मिलकर बनती है। तो ये हो गई कवक, और ये कवक के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, ये होते हैं बीजाणु। तो कहने का मतलब है बिल्कुल सीधा कि यदि आपके खेतों की मेड़ पर फंगस या उसके स्पोर का जमाव हो गया है तो आप यदि यूज करते हैं सबसे शुरुआत में बोर्डो मिक्सचर,
ग्रीन रेवोल्यूशन ने बोर्डो मिक्सचर की हिंदुस्तान में एंट्री कराई। ये केमिकल फंगीसाइड है। इसी तरह से बोर्डो मिक्सचर के बाद उससे भी खतरनाक चीज जो मार्केट में आई, नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और बोर्डो मिक्सचर ये केमिकल फंगीसाइड है, मतलब रासायनिक कवकनाशी है। रासायनिक कवकनाशी है तो प्रॉब्लम वही है कि टॉक्सिक नेचर के होंगे, कहीं सॉइल को हार्म न करें, कहीं ह्यूमन सिस्टम को हार्म न करें, कहीं एनवायरनमेंट को हार्म न करें। इसलिए इन दोनों का यूज बंद किया गया और सजीवों का उपयोग करके खेतों के मेढ़ों पर जो फंगस और उसके स्पोर उग रहे हैं उनको नष्ट करवाया गया। तो फिर कृषि की ये परंपरा हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा थी, जिसमें हम खुद यही करते थे। मतलब हम सजीवों का उपयोग करके खेतों पर जमी हुई फंगस को नष्ट करते थे। तो जो सजीव खेतों पर जमी हुई फंगस को नष्ट करेंगे उनके लिए हम एक स्पेशल कैटेगरी बना देते थे, बायोफंगीसाइड। तो इस तरह से सबसे पहले हम डेफिनेशन पे ही चलते हैं, जिससे आपको चीजें बहुत आसान हो जाए। बायोफंगीसाइड का मतलब होता है जब सजीवों का उपयोग करके, कौन कौन से सजीव? फंगस, बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट, मतलब प्लांट से निकलने वाले कुछ उत्पाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से 3 सजीवों का उपयोग करते हैं, और इन 3 सजीवों का उपयोग करके जो खेतों के किनारे पर जम जाती हैं। तो खेतों के किनारे पर कौन जम जाती है? फंगस, और फंगस के जो स्पोर्स होते हैं इनको। तो इन 2 को टारगेट किया जाता है। तो जब सजीवों का उपयोग करके हम खेतों पर जमी हुई फंगस और उनके स्पोर को नष्ट करते हैं या उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, तो जो सजीव इस काम में हेल्प करते हैं वो बायोफंगीसाइड कहलाएंगे। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर, इनके एग्जाम्पल। सबसे पहले आप इस इमेज में देखिए, आपको ये एक प्लांट्स की लीफ दिख रही होगी, और इस प्लांट की लीफ में आप जो व्हाइट कलर की अपीयरेंस देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर देख रहे हैं आप, ये दरअसल में फंगस का अटैक है। फंगस का अटैक स्टार्टिंग में ऐसा होगा और कुछ समय के बाद ये जो फंगस है ये प्लांट की लीफ को इस तरह से नष्ट कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि जिस हिस्से में फंगस का इन्वॉल्वमेंट होगा वो हिस्सा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इस तरह से दिक्कत और परेशानी में आ जाएगा पूरा प्लांट। तो हम क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारे प्लांट्स पर फंगस का अटैक हुआ है तो हम सजीवों का उपयोग करके इस प्लांट्स को बचाएंगे। कैसे? सबसे पहले आप ये एग्जांपल देखिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी, और जो मैं आपको बताने वाला हूं ये भी आप याद रख सकते हैं, ट्राइकोडर्मा कोरेंजी। तो ट्राइकोडर्मा जो कोनिजी है, या इसी को कोरेंजी भी बोल सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा कोरेंजी जो एक फंगस है, इस फंगस को हम इसी के ऊपर जैसे ही पाउडर के फॉर्म में स्प्रेड करते हैं या छिड़कते हैं, तो जो रोग कारक फंगस है उस रोग कारक फंगस को ऐसा फूड के रूप में ये ट्राइकोडर्मा फंगस एक्सेप्ट कर लेती है, और देखते देखते इस व्हाइट पाउडर मतलब रोग कारक या पैथोजन फंगस जो है वो अलग हो जाती है और पौधा हेल्दी हो जाता है। तो पहली जिस कवक का उपयोग करके हम हानिकारक कवक को नष्ट करते हैं उस कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा। इसी तरह से एक जीवाणु है जिस जीवाणु का उपयोग करके भी हम इस व्हाइट फंगस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वे जीवाणु कुछ ऐसे दिखते हैं। ये तो ये जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर, ये हैं एसिनोबैक्टर जिनोस्पेसीज। तो एसिनोबैक्टर जिनोस्पेसीज में भी एक खासियत होती है कि ये रोग कारक फंगस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या एज अ फूड मटेरियल के रूप में लेकर प्लांट को फ्री कर देते हैं फंगल डिसीज से। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिनेटोबैक्टर जिनोस्पेसीज। इस सजीव का उपयोग करके भी आप फंगस को समाप्त कर सकते हैं। और तीसरी सबसे काम की चीज, आपने लौंग के बारे में जरूर सुना होगा। तो लौंग के बारे में यदि आपने सुना है तो लौंग से ही निकलता है लौंग का तेल, मतलब क्लोव ऑयल। और क्लोव ऑयल में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है यूजिनॉल। आपने सुना होगा दांत दर्द होता है तो आप लोग लौंग रख लेते हैं। जैसे ही आप लौंग रख लेते हैं तो लौंग रखने से लौंग का तेल में यूजिनॉल जो है वो दांत के दर्द को ठीक कर देता है और आप सही हो जाते हैं।
बिल्कुल वही लौंग के तेल में उपस्थित यूजिनॉल जो घटक होता है वो इस फंगस को जो प्लांट को हार्म कर रही है उसको नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि लौंग में जो यूजिनॉल है, और यूजिनॉल कहाँ मिलेगा? लौंग के तेल में। तो लौंग का तेल हो गया प्लांट्स प्रोडक्ट, मतलब पादप उत्पाद। तो 3 सजीव, एक फंगस ट्राइकोडर्मा, दूसरा बैक्टीरिया एसिनेटोबैक्टर जिनोस्पेसीज, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूजिनॉल, मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट है क्लोव ऑयल से मिलता है। तो इन 3 का उपयोग करके अगर एग्रीकल्चर सिस्टम में जो फंगस नुकसान पहुंचा रही है प्लांट्स को, उनके अगेंस्ट में यूज करते हैं, तो फिर ये चीज जो है ये बायोफंगिसाइड की कैटेगरी में आती है। तो कहने का मतलब हुआ एकदम सिंपल कि इस लेक्चर में हमने जो बेसिक समझा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं और यही चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसमें हमने ये समझा कि जैविक खेती क्या है। अच्छा, जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं और यहाँ तक देख भी रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, वो लोग ये चीज साफ साफ देख लें कि क्या उनसे ये चीज समझ में आई है। जैविक खेती किसे कहते हैं? ये एमपीपीएससी मेंस का 3 मार्कर क्वेश्चन है। जैविक खेती हिंदुस्तान में इसलिए पिछड़ गई और अब इसलिए फिर से बढ़ रही है क्योंकि बीच में जैविक खेती को इसकी नजर लग गई थी। किसकी? हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति क्या होती है आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन मुझे जो बताना था कि हरित क्रांति में जो रसायनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया गया, जिसने मृदा की उर्वरक क्षमता को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। इसी वजह से जब किसानों को बात समझ में आई कि हरित क्रांति में रसायन जो है, यूरिया है, डीएपी है, डीडीटी है, इनके कारण दिक्कत हो रही है, तो फिर किसानों ने हरित क्रांति के रसायनों का उपयोग करना कम स्टार्ट किया और उसकी वजह वो अपनी पुरातन परंपरा पर लौट आए जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम की फार्मिंग थी, मतलब जैविक खेती। अब अगला जो क्वेश्चन है, जैविक खेती के स्तंभ क्या होते हैं, मतलब जैविक खेती किन किन पिलर पर होती है, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो जैविक खेती के स्तंभ क्या होते हैं? तो 4 स्तंभ होते हैं। मैंने आपको बताया था जैव उर्वरक, जैसे कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, जैसे जैव कीटनाशी। आज का पूरा लेक्चर हमारा जैव कीटनाशी पर ही बेस्ड था काफी हद तक। फिर जैव कवकनाशी, और फिर सबसे लास्ट में आता है अपना जैविक खरपतवार नाशी। तो ये 4 पिलर होते हैं, जैविक खरपतवार नाशी। तो ये जैविक खेती के क्या हैं? 4 पिलर हैं। तो ये 4 चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी ऑलरेडी 3 मार्कर 3 मार्कर 3 मार्कर 3 मार्कर, मतलब ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में हमने यही देखने की कोशिश की कि जैविक खेती क्या है, हरित क्रांति क्या है, जैविक कीटनाशी क्या है, जैविक कवकनाशी क्या है, और इसी तरह से संबंधित और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होती रहे। तो आज के सेशन को हम यहीं देते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।